हेलो एवरीवन। आज हम सर्कल चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है वो और 3.3 ये दोनों लेने वाले हैं। तो 3.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम है टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स एंड 4.8 सेंटीमीटर्स टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब इंटरनली टच हो रहे हैं तो ये डायग्राम आ गया उसका। एक एक है सर्कल ऑफ सेंटर क्यू एंड एक है सर्कल ऑफ सेंटर पी। तो जब इंटरनली टच होते हैं तब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आता है सब्ट्रैक्शन से। आपको बड़े रेडियस से छोटा रेडियस सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर एक्सटर्नली टच हो रहा है तो उन दोनों के रेडियस को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक थियोरेटिकल स्टेप लिखेंगे। सपोज टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स पी एंड क्यू टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट आर। हियर क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 एंड पी आर इज इक्वल टू 4.8 जो कि गिवन है। तो हम लेंगे कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। तो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू ये हमें निकालना है क्योंकि क्यू आर एक का रेडियस है और पी आर दूसरे का रेडियस है। सो 4.8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 1.3। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स इज 1.3 सेंटीमीटर्स। और उसके लिए हम रीज़न एक देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस इन ऑफ देयर रेडियस। उसके बाद दूसरा जो है वो प्रॉब्लम है एक्सटर्नली टचिंग का। सो टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो हमने एग्जैक्टली वही स्टेप फॉलो किया है, सिर्फ हमने क्या किया कि जहाँ पे हमने पिछले प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर। सो पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए हमें पी क्यू प्लस क्यू आर करना पड़ेगा। सो हमने लिया कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू दिया है 5.5, क्यू आर दिया है 4.2। सो हमारा पी आर का डिस्टेंस आ गया 9.7 सेंटीमीटर्स। स्टेटमेंट में भी एक चेंज आएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। पिछले में हमने लिया था डिफरेंस, इसमें ले रहे हैं हम सम ऑफ रेडियस। बाकी सब प्रॉब्लम सेम है। तो पहले दो तो बहुत इजी थे, तीसरे में क्या दिया है हम देखेंगे। इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर्स एंड 2.8 सेंटीमीटर्स, ड्रॉ फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। सो एक्सटर्नली ये यहाँ पे डायग्राम मैं आपको रेडीमेड दिखा रहा हूँ। तो पहले हमने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर्स का एक सर्कल ड्रॉ किया। ये 4 सेंटीमीटर्स का सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसके कोई भी एक पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे, दूसरे का जो रेडियस है वहाँ पे मार्क करेंगे। सो कंपास में 2.8 का आर्क लिया मैंने, और उस आर्क पे वापस कंपास रखेंगे और दूसरा सर्कल बनाएंगे, तो वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच होगा। सो ये हो गया एक्सटर्नली टचिंग। इंटरनली के लिए हम क्या करेंगे, 4 का एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो डिफरेंस है या दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस को कंपास यहाँ पे रख के बाहर के सर्कल पे रख के अंदर आर्क किया मैंने। पहले वाले में मैंने बाहर आर्क किया था, पहले वाले में मैंने यहाँ पे कंपास रख के इधर उसके बाहर आर्क किया और वो पॉइंट लिया। इंटरनली टचिंग के लिए मैंने अंदर ही आर्क किया और उस पर बाद में कंपास रख के 2.8 का सर्कल ड्रॉ किया, वो हो गया इंटरनली टचिंग। तो ये बहुत ही आसान है। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम ज़रा ट्रिकी है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that segment AP is parallel to segment BQ. Triangle PQR is congruent to or is similar to triangle RQB, and find RQB if angle PAR is 35 डिग्री। तो ये डायग्राम हमें उन्होंने दिया है। ये आ गया APR, ये आ गया RQB। ये दोनों सर्कल के दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। सो इन ट्रायंगल PAR, ये हो गया अपना PAR। PA इज इक्वल टू PR क्योंकि रेडियस है एक ही सर्कल के। सो PA इज इक्वल टू PR, मतलब ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। Hence angle PRA is congruent to PAR. Hence angle PRA is congruent to PAR. आइसोसेलेस ट्रायंगल का थियरम होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो वो साइड से बनने वाले एंगल भी सेम होंगे। सो अगर PA और PR सेम है तो PAR और PRA ये दोनों एंगल्स, एक ये और एक ये दोनों भी सेम रहेंगे। उसके बाद सिमिलरली इन QBR, अगर हम नीचे वाला देखेंगे QBR में QR और QB ये रेडियस है, और उसी की वजह से QBR और QRB ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हमने लिखा यहाँ पे
QRB और RBQ उन्होंने लिया है, मतलब ये हो गया RBQ। अल्टीमेटली हमारा एंगल B और एंगल R ये सिमिलर आने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम का रीज़न दिया हमने। पर अगर यहाँ पे हमने इस डायग्राम में देखा कि एंगल PRA और एंगल QRB, मतलब ये एंगल और ये एंगल ये है वर्टिकली अपोजिट, तो ये अपोजिट होने की वजह से ये भी हो गए कॉन्ग्रुएंट। ये हमने देखा था लास्ट स्टैंडर्ड में भी कि एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB, द रीज़न इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब नेचुरली यहाँ पे क्या हो गया, हमने पहले प्रूव किया कि PAR और PRA सेम है और QRB और RBQ सेम है, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से PRA और QRB भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि PAR और RBQ ये भी दोनों सेम हो गए। तो हमने उनकी भी कॉन्ग्रुएंसी दिखाई कि PAR और RBQ ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A इज इक्वल टू B है और C इज इक्वल टू D है, और अगर हमने कहा कि D और C सेम है तो A और D भी सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों एंगल सिमिलर हो गए, तो हमने PRA और QRB इनकी भी कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी। तो इस तरह से हमने एंगल PRA और QRB सेम दिखाए और PAR और RBQ ये सेम दिखाए। पर फिर हम ये देखेंगे कि बट दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल AB ऑन सेगमेंट AP एंड सेगमेंट BQ। तो वो अल्टरनेट एंगल हो गए, और अल्टरनेट एंगल तभी होता है जब लाइन पैरेलल्स हो, इसलिए उनको बनाने वाली जो लाइंस है AP और BQ वो हो गए पैरेलल। ये हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हमारा। उसके बाद हमें सिमिलैरिटी दिखानी है ट्रायंगल APR और RBQ में या RQB में। तो हमने जो पिछले स्टेटमेंट में जो सब सिमिलैरिटीज़ दिखाई उन्हीं का यूज़ हम करेंगे। हमने एंगल PAR सिमिलर दिखाया था या कॉन्ग्रुएंट दिखाया था एंगल QRB को। सो एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB, एंगल APR इज कॉन्ग्रुएंट टू RQB। ये दोनों हमने फर्स्ट स्टेप में ही दिखाए थे। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो वो ट्रायंगल भी सेम हो जाता है एंगल एंगल टेस्ट की वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। रीज़न हमने दिया एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। उसके बाद हमें RQB का मेजर निकालना है, और उन्होंने हमें दिया है कि एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो इसी में हमने पहले प्रूव किया था कि एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट है RBQ से। तो अगर PAR 35 डिग्री है तो RBQ भी हो गया 35 डिग्री। तो अगर हम RQB का ट्रायंगल देखेंगे, ये हो गया ट्रायंगल RQB। इसमें अगर RBQ ये 35 है, मगर मतलब अगर ये 35 है तो ये भी मतलब एंगल BRQ भी 35 हो गया या QRB भी 35 हो गया। एंगल B और एंगल R ये तो सिमिलर है, ये हमने दिखाया था। सो अगर RBQ 35 है तो BRQ या QRB भी 35 हो गया, तो बचा RQB। सो हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की टोटल होती है 180 डिग्री। सो उसमें से QBR और QRB मतलब ये दोनों एंगल्स जो है एंगल R एंड एंगल B आर 35 ईच। तो बाकी बचा एंगल RQB। सो ये हो गया 35 प्लस 35 70, 180 माइनस 70 दैट इज 110। सो RQB आ गया हमारा 110 डिग्रीज। तो उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एंगल RQB प्लस एंगल RBQ प्लस एंगल QRB इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि तीनों एंगल्स है ट्रायंगल RQB के। उसके बाद एंगल RQB प्लस एंगल RBQ प्लस एंगल RBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है इसलिए हमने RBQ दो बार लिया। उसके बाद एंगल RQB प्लस 2 इंटू एंगल RBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RQB प्लस 2 इंटू RBQ कितना है 35, सो 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RQB प्लस 70 इज इक्वल टू 180, हेंस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 जो आ गया 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पूरा एग्जाम्पल सॉल्व। फिफ्थ एग्जाम्पल दिखता कॉम्प्लिकेटेड है, पर यहाँ पे एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है। तो स्टेटमेंट है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सर्कल्स विद सेंटर्स A एंड B टच ईच अदर एट E, लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट which touches the circles at C and D respectively. Find the length of segment CD if the radii of the circle are 4 cm and 6 cm. तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करवा लिया कि सबसे पहले तो ये रेडियस ज्वाइन कर लिए और सेंटर्स ज्वाइन कर लिए, और ये जो है CD को हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी AF, मतलब A से लेके F हमने परपेंडिकुलर लिया है यहाँ पे,
सो AFDC ये एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। तो रेक्टेंगल तैयार होने की वजह से क्या हुआ, ये नीचे जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया, ट्रायंगल AFB। सो इस ट्रायंगल की मदद से हम ये पूरा एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों सर्कल के जो रेडियस है, हमने जब पहले थ्योरम देखा था, AE ये छोटे सर्कल का रेडियस है और BE ये बड़े सर्कल का रेडियस है। मतलब AB टोटल हो गया दोनों रेडियस की एडिशन। तो दोनों रेडियस की एडिशन होती है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि AE हमें दिया है 4 एंड BE दिया है 6। सो AB इज़ 10 सेंटीमीटर्स। उसके बाद अगर BD ये जो है ये तो रेडियस है, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रेडियस है तो ये हो गया टोटल BD 6 हो गया। और यहाँ पे हमने वापस एक बार अगर देखा तो छोटे सर्कल का रेडियस AC है, तो ये भी हो गया 4। और यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये AF जो परपेंडिकुलर लिया है उसकी वजह से AFDC ये जो रेक्टेंगल हुआ है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब AC और FD सिमिलर है या सेम मेजर के हैं, और DC और FA ये दोनों सेम मेजर्स के हैं। तो अगर AC 4 है तो FD भी 4 आ गया। सो अगर FD इज़ 4 एंड BD इज़ 6, तो ये BF बचा वो हो गया 2। ये मतलब 2 + 4 ये टोटल हो गया 6। और हमें जो मेजरमेंट निकालने के लिए बोला है वो है CD। सो CD का अगर हमने यहाँ पे देखा तो CD इज़ नथिंग बट AF इन वैल्यूज़, क्योंकि वो पैरेलल है और चारों पैरेलल लाइन से, इसलिए मेजर्स भी सेम होंगे, रेक्टेंगल है इसलिए। तो अगर हमें CD निकालना है तो हम अगर AF निकालेंगे तो हमारा CD भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 आ गया। और यहाँ पे ट्रायंगल AFB जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हमने देखा तो हमें निकालना है एक साइड। हमारे पास है उसका हाइपोटेनस जो आ गया 10, क्योंकि ये 4 है ये 6 है, और AEB ये है कोलिनियर। सो यहाँ पे AB मतलब उसका हाइपोटेनस है 10, उसका बेस है 2, और हमें निकालना है AF। सो बेसिकली 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 100 इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस 4। ये 4 यहाँ पर ट्रांसपोज होकर माइनस हो गया। सो AF स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4, इट इज़ 96। AF इज इक्वल टू √96, यहाँ पे आ गया 16 इंटू 6। ये तो हमें पता है हम कैसे करते हैं। सो 16 बाहर आ गया, वो हो गया 4√6। सो AF इज 4√6 एंड AF एंड CD ये इक्वल है, तो CD इज इक्वल टू AF। तो CD भी आ गया हमारा 4√6। तो यहाँ पे हमारा 3.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके आगे देखेंगे 3.3 में क्या है। उसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारी आर्क्स की, वो हम एक बार देख लेंगे। तो बेसिकली इस डायग्राम में ये AB जो है ये एक सेकंड है जिसने सर्कल को डिवाइड किया है। यहाँ पे ADB और ACB ये जो कर्व्स दिख रहे हैं हमें सर्कल के, ये हो गए उसके आर्क्स। तो ADB ये छोटा है, ये सेंटर को कंटेन नहीं करता अंदर, इसलिए ये हो गया माइनर आर्क। और ACB ये बड़ा है जो सेंटर को अंदर कंटेन करता है, ये हो गया मेजर आर्क। तो बेसिकली ये हो गए आर्क्स। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रल एंगल मतलब क्या होता है। अगर किसी भी आर्क को हमने सेंटर से कनेक्ट करवा दिया, मतलब उसके रेडियस अगर निकाले, सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा तो AYB इज़ द मेजर आर्क एंड AXB इज़ द माइनर आर्क। सो ये AOB जो है एंगल, ये AOB एंगल है इसका सेंट्रल एंगल AXB आर्क का। सो AOB का मेजर जितना होगा, सपोज AOB अगर x डिग्रीज है तो ये आर्क AXB भी x डिग्रीज होगा। सो अगर हमें ये माइनर आर्क दिया है और मेजर का निकालना है, ये जो बचा हुआ है वो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसमें से ये AOB एंगल है जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बचेगा वो AYB एंगल का मेजर आएगा, मतलब अल्टीमेटली आर्क AYB का भी मेजर आएगा। जितने डिग्री का सेंट्रल एंगल होगा उतने ही डिग्री का करस्पॉन्डिंग आर्क होता है। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड दो छोटे से थ्योरम है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दोनों आर्क, ये यहाँ पे दिया है APC और DQE, सपोज ये अगर दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो जो कॉर्ड्स उनके अंदर है, मतलब ये हो गई AC और DE ये भी इक्वल होती है। सो बेसिकली अगर हमने देखा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, AB को कंपेयर करेंगे DB से, रीजन देंगे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद CB और EB ये भी दोनों रेडियस है। सो बेसिकली ये ट्रायंगल के दोनों साइड्स इक्वल हो गए।
उसके बाद एंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी बी ई से, मतलब ये जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल से। ये तो उन्होंने हमें दिया है कि आर्क कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब बेसिकली हमने क्या किया कि ये साइड और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया इस साइड से और इस एंगल से रिस्पेक्टिवली। सो बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी और डी बी ई ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है और हमने देखा कि ए सी और डी ई आर नथिंग बट द थर्ड साइड्स ऑफ दोज टू ट्रायंगल्स, सो ये साइड्स भी इक्वल हो गई with the property of CSCT, that is congruent side corresponding sides of congruent triangles। दूसरा जो थ्योरम है वो इसी का इन्वर्स है कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब साइड्स मतलब यहाँ पे उन्होंने कॉर्ड्स दिए हुए हैं। सो अगर पी क्यू और आर एस ये इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क पी एम क्यू और आर्क आर एन एस ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो उसमें सिमिलरली हमने किया है कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड आर ओ एस जो है ये दिया है यहाँ पे पी ओ क्यू एंड आर ओ एस, इनमें साइड पी ओ एंड आर ओ आर कॉन्ग्रुएंट, साइड पी ओ आर ओ क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद ओ क्यू एंड ओ एस आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, सो ओ क्यू एंड ओ एस दोज आर ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। उसके बाद ये थर्ड साइड जो है मतलब कॉर्ड जो है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड है और वो कॉन्ग्रुएंट है, ये तो उन्होंने ही दिया है, इसलिए हमने लिया कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस। मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। सो बेसिकली एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के तहत ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एंगल पी ओ क्यू और एंगल आर ओ एस ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये एंगल और ये एंगल। सो अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तो सेंट्रल एंगल्स है इसलिए उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। सो इसलिए ये पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एन एस, ये आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो अब हम प्रैक्टिस सेट 3.3 चालू करेंगे। 3.3 का फर्स्ट बहुत आसान है, इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट जी डी ए एफ आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। एंगल ई सी एफ इज 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ इज इक्वल टू 200 डिग्रीज। फाइंड मेजर ऑफ आर्क डी ई एंड मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ। तो यहाँ पे हमने सीधा हम डायग्राम में देखेंगे कि क्या हमें करना है। सो उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि एंगल जो है ई सी एफ ये 70 डिग्री है। सो सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी से हम ये ले सकते हैं कि आर्क जो है करस्पॉन्डिंग उसका, अगर ये एंगल ई सी एफ ये एंगल 70 है तो ये आर्क भी 70 डिग्री का हो गया, इसलिए हमने लिया आर्क ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है कि एफ जी डी या डी जी एफ ये जो बड़ा आर्क है ये मेजर आर्क जो है वो है 200 डिग्रीज का। सो उसको हमने वैसे ही रखा क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर्क डी ई एफ और आर्क डी ई, ये दोनों हमें निकालना है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि पूरा सर्कल होता है 360 डिग्रीज का, मतलब सेंट्रल एंगल 360 है तो पूरे आर्क मिला के भी 360 होंगे। सो बेसिकली हमारे पास ये है कि डी जी एफ आर्क 200 डिग्रीज और एफ ई आर्क 70 डिग्रीज। सो बचा पोर्शन जो है डी ई आर्क का वो हम 360 से माइनस करेंगे। सो 200 प्लस 70 270, ये बचा पोर्शन मिला के होते हैं 360। सो 360 माइनस 270, सो हम कह सकते हैं कि डी ई जो आर्क है ये आ गया हमारा 90 डिग्रीज का। तो 90 डिग्रीज का अगर ये आर्क आता है, सो फर्स्ट तो आर्क डी ई तो हमने निकाल लिया 90 डिग्रीज। अब आर्क डी ई एफ अगर हमने देखा, इट इज़ नथिंग बट आर्क डी ई प्लस आर्क एफ ई या आर्क ई एफ। सो डी ई एफ निकालने के लिए हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, मतलब 90 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज वो हो गया 160 डिग्रीज। सो आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्रीज। ये बहुत ही आसान था, ये फर्स्ट डायग्राम से ही हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड में क्या है। सो अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रूव दैट आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर एंड मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। सो बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल उन्होंने दिया है, इसका मतलब आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि इन ट्रायंगल क्यू आर एस इफ़ इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि गिवन है, सेगमेंट आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड से इसलिए। अब बेसिकली इट इज़ नथिंग बट ये कॉर्ड्स है क्यू आर आर एस एंड क्यू एस, ये कॉर्ड्स है। तो वो कॉर्ड्स अगर होती है तो कॉर्ड्स के रिस्पेक्टिव जो या करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होता है वो भी इक्वल होता है, ये हमने पिछले ही थ्योरम में देखा इसी वीडियो के। सो
इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये तीनों मिला के एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। अगर हमने देखा ये आर एस ये पहला आर्क हुआ, क्यू एस ये दूसरा आर्क हुआ और क्यू आर ये तीसरा आर्क हुआ। अगर ये साइड्स इक्वल है तो ये आर्क्स भी इक्वल होंगे, मतलब इन तीनों का मेजर हो गया 360 डिग्री। अब अगर तीनों एक जैसे हैं तो हम एक ही आर्क को 3 बार भी ले सकते हैं, मतलब मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 360। आप यहाँ पे आर एस प्लस आर एस प्लस आर एस भी ले सकते हो या क्यू एस प्लस क्यू एस भी ले सकते हो। सो 3 इंटू आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360, हेंस आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 बाई 3 दैट इज 120 डिग्रीज। सो इस तरह से तीनों सेम थे इसलिए 120 आ गए। 120 इंटू 3 360, मतलब 120 120 120 के तीनों आर्क मिलाए तो सर्कल कंप्लीट हो गया, इसलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर। मतलब यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि ये तीनों जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये तो उन्होंने दिया था, पर तीनों के हमने मेजरमेंट उनको निकाल के दिए, मेजरमेंट से हमने प्रूव करके दिखाया कि तीनों 120 120 120 है। अब हमें जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है वो है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज़ 240 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस अगर हमने देखा, सो क्यू आर एस मतलब ये बड़ा आर्क हुआ, ये मेजर आर्क हुआ। सो क्यू आर एस इज़ नथिंग बट आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस। सो आर्क क्यू आर तो 120 है और आर एस भी 120 है, तो 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240। सो हम ऐसा लिखेंगे कि आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू आर्क क्यू आर प्लस आर्क एस आर या आर्क आर एस। सो 120 डिग्रीज प्लस 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। सो इससे सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। थर्ड एग्जांपल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, प्रूव दैट आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। ये यहाँ पे कॉर्ड ए बी जो है वो सी डी से कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि आर्क ए सी जो है ये आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, ये गिवन है, ये ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को। उसके बाद आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होता है, ये हमने देखा है। सो अगर ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, सो ए बी का आर्क दैट इज ए बी आर्क, मतलब ए सी बी आर्क भी लिख सकते हो आप, और आर्क सी बी डी या आर्क सी डी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए बड़े वाले। मैं आर्क ए बी और आर्क सी डी की बात कर रहा हूँ कि अगर ए बी और सी डी ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, सो ए बी और सी डी ये आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे कि ए सी मतलब ए बी एक और ए बी ये जो आर्क है वो कैसे बना है कि ए सी और बी सी से, और सी डी जो आर्क है वो बना है सी बी और बी डी से, मतलब बी सी और बी डी से। सो बेसिकली हम ऐसा लिखेंगे कि हेंस आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, हेंस आर्क ए सी प्लस बी सी मतलब ए सी प्लस बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी सी प्लस बी डी, मतलब जो बच्चे दोनों ऊपर के हैं वो अलग आएंगे, बी सी तो कॉमन आएगा। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट में हम ये कर सकते हैं कि बी सी इक्वल है, इसलिए इसे हमने कट कर दिया। सो बचा क्या कि आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, आर्क बी डी। सो यही हमें प्रूव करना था कि आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है। सो आज के वीडियो में हमने 3.2 और 3.3 दोनों को फुल्ली कवर किया है। अगर इन दोनों प्रैक्टिस सेट में से किसी भी प्रॉब्लम में कोई समझने में दिक्कत हो या कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम वो अगले वीडियो में वापस एक बार कवर करेंगे। थैंक यू।